प्यारे बच्चों, मैं शिवदत्त त्रिपाठी इंटर हिंदी के अंतर्गत आज काव्य पाठ में आपको धर्मवीर भारती द्वारा रचित सांझ के बादल नामक कविता के बारे में अध्ययन कराऊंगा। जैसे कि इस कविता का नाम है सांझ के बादल। आप लोग सायंकाल से भी परिचित हैं और बादल से भी परिचित हैं। कभी खाली समय मिला होगा तो शाम के समय आप यदि बाहर बैठ करके आसमान की ओर बादलों के बनते हुए और बिगड़ते हुए रूप को कभी देखा होगा तो अनेक तरह की हम कल्पनाएं उसमें कर लेते हैं। ठीक है, कविता हम आपको पढ़ाएंगे। कविता के पहले हम धर्मवीर भारती के बारे में भी कुछ जान लें। यह इनकी जो कृति है सांझ के बादल, इनकी काव्य संग्रह 7 गीत वर्ष से यह सांझ के बादल नामक शीर्षक कविता ली गई है। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। कुछ वर्षों तक इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया, वहीं से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त किया। इसके बाद इन्होंने धर्म युग नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया। यह एक प्रयोगवादी कवि हैं। जब 1951 में द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, तार सप्तक का मतलब उसमें 7 कवियों की रचनाएं होती हैं, तो द्वितीय तार सप्तक के प्रकाशन के समय उसमें धर्मवीर भारती की रचनाओं का भी संकलन था। इसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अंधायुग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, यह इनकी काव्य रचनाएं हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता आदि इनके उपन्यास हैं। कुछ इन्होंने कहानी और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इस तरह से धर्मवीर भारती एक प्रयोगवादी या नई कविता के कवि हैं और उसी रास्ते पर चल करके प्रयोगवादी कवियों के तरह ही इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। जैसे कि यह इनकी रचना सांझ के बादल, यह अतुकांत है। इसमें न तो कोई तुकांत है और न ही प्राचीन काल के कोई छंद हैं, लेकिन फिर भी हम इसको लयबद्ध तरीके से गा भी सकते हैं। मैं इस कविता को पढ़ूंगा, आप लोग अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं या अभी पढ़ने के बाद मैं आपको एक बार इसमें दिखा भी दूंगा। तो शीर्षक है इसका सांझ के बादल। ये अनजान नदी की नावें जादू के से पाल, उड़ाती आती मंथर चाल, नीलम पर किरणों की सांझी, एक न डोरी एक न मांझी, फिर भी लाद निरंतर लाती, सेंदूर और प्रवाल। कुछ समीप की कुछ सुदूर की, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, कुछ में गेरू कुछ में रेशम, कुछ में केवल जाल, ये अनजान नदी की नावें जादू के से पाल, उड़ाती आती मंथर चाल। यह कविता मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आप देख सकते हैं हिंदी काव्य विभाग के अंतर्गत यह कविता धर्मवीर भारती जो विविधा शीर्षक के अंतर्गत है, उसमें कई कवियों का संकलन है। उसी में से धर्मवीर भारती की यह सांझ के बादल नामक कविता का भी संकलन किया गया है। तो सांझ के बादल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सायंकाल के समय जब हम बैठ करके कभी सतरंगी इंद्रधनुष को देखते हैं, सूर्यास्त होता है, उसकी बहुत सी किरणें आसमान में पड़ती हैं, बादलों के बीच में आती हैं, तो बादलों के अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। हम यदि बैठ करके कभी कल्पना करें तो कभी लगता है कि कोई सजीव दौड़ रहा है, कभी लगता है कि बहुत सुंदर सुंदर पर्वत बने हुए हैं, कभी इस तरह की कल्पना भी कभी कर लेता है। उन्होंने
नावों की कल्पना की है। जब हवा के कारण बादल उड़ते होते हैं तो कवि ने अपनी कल्पना द्वारा उन्हें नाव की तरह देखने का प्रयास किया है कि जैसे कोई नाव नदी में दौड़ती है, बड़ी तेजी से हवा चलती रहती है और हवा के कारण वे नावें भी चलती हैं, तो उसी तरह से बादल में नाव की कल्पना का समावेश, सुंदर समावेश भी कवि ने किया है। ये अनजान नदी की नावें जादू कैसे पाल। ये अनजान अज्ञात नदी की नावें, कोई नदी में, अज्ञात नदी में चलने वाली जो नाव हैं, जादू कैसे पाल, और उनके जादू की तरह दिखाई पड़ने वाले जो पाल हैं, उड़ाती जाती, वह उसको हवा के कारण उन पालों को उड़ा रही है मंथर चाल, और वह मंथर चाल से नावें तेजी से आगे की ओर बढ़ रही हैं। नीलम पर किरणों की सांझी, नीलम पर नील रत्न मणि चाहे कह लें, या फिर नीले रंग का आसमान। नदी में भी पानी जब गहरा होता है तो भी उसका रंग भी नीला दिखाई पड़ता है। तो नीले रंग के आसमान पर किरणों की सांझी, जैसे सायंकालीन भगवान सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यहां पर शब्द आता है सांझी। सांझी उत्तर भारत में एक प्रकार की मूर्ति कला है, जो मिट्टी की मूर्तियां जिसमें बनाई जाती हैं और उसे अनेक रंगों से भरने के बाद शाम के समय पहले दीपक के प्रकाश में, अब लाइट के प्रकाश में, अनेक रंग की रोशनी में ही उसको दिखाया जाता है। इसलिए उसका नाम सांझी पड़ा, क्योंकि सायंकाल के समय ही उन चित्रों का प्रदर्शन होता है। तो नीलम पर किरणों की सांझी, वह नीले रंग के आसमान पर अनेक रंग की पड़ने वाली किरणों की उस अल्पना की तरह, उस बनाए गए मिट्टी के सुंदर चित्रों की तरह दिखाई पड़ते हैं। एक न डोरी एक न मांझी। और उन नावों में क्या है, न तो कहीं डोर दिखाई पड़ती है, न तो कहीं डोर लगी है, और न एक न मांझी। मांझी माने मल्लाह, केवट, नाव खेने वाला। तो न तो उन नावों में कोई माझी है, न तो कोई नाव को चलाने वाला है, और न कहीं उसमें कोई डोरी है, लेकिन फिर भी हवा के कारण उस अज्ञात नदी में यह नावें मंथर गति से हवा में उड़ती हुई सी जा रही हैं। फिर भी लाद निरंतर लाती सेंदूर और प्रवाल। तो न तो मल्लाह है उसमें खेने वाला, न कोई डोरी है, लेकिन फिर भी क्या है, यह नदी क्या लाद लाती है, लाद निरंतर लाती सेंदूर और प्रवाल। सेंदूर माने सिंदूर, प्रवाल माने मूंगा। मूंगा एक रत्न होता है जो लाल रंग का होता है, मंगल ग्रह का रत्न माना जाता है, लाल रंग का होता है। तो इस तरह से सायंकालीन समय में जब सूर्य की लाल लाल किरणें पड़ती हैं, तो उस बीच में जिसकी कवि ने बादलों को नाव की कल्पना की है, उस नाव के बीच में वह सेंदूर और प्रवाल लाद करके ले आती है। यद्यपि उसमें कोई व्यक्ति नहीं है, चलाने वाला मांझी नहीं है, लेकिन फिर भी वह लाल रंग की किरणों से जब भर जाती हैं, तो कवि कहता है कि वह उसमें सेंदूर और प्रवाल, मूंगे आदि भर करके ले आते हैं। कुछ समीप की, कुछ सुदूर की। उनमें से कुछ नावें कैसी हैं जो बहुत पास की हैं, और कुछ नावें कैसी हैं जो बहुत दूर की हैं। कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। वह नावें कुछ देखने में चंदन की तरह हैं और कुछ कपूर की तरह सफेद हैं। जैसे बादल होते हैं तो बादल सफेद रंग के होते हैं, तो वह कुछ कपूर की तरह दिखाई पड़ती हैं और कुछ सिंदूर की तरह दिखाई पड़ती हैं। कुछ वहीं पर अचानक चित्र बन गए तो वहां पास की हो गई, और कुछ बहुत दूर से उड़ते उड़ते बादल आए और वहां पर चित्र बना लिया तो वह बहुत दूर की हो गई। कुछ में गेरू, कुछ में रेशम। कुछ में कभी कहता है कि गेरू भरा पड़ा हुआ है। गेरू का रंग भी कैसा होता है, लाल रंग होता है, जो सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग होता है, गेरुआ रंग, वही रंग उसके अंदर जब बादलों के अंदर दिखाई पड़ता है, तो कभी कह रहा है कि कुछ में गेरू भरा पड़ा है, कुछ में रेशम, और कुछ में ऐसा लगता है कि मानो लाल रंग का यह रेशम भरा पड़ा है। कुछ में केवल जाल, और कुछ नावों में केवल
जाल ही भर रखा है। अर्थात सूर्य की किरणें वह इधर उधर से जाल उसमें भर जाते हैं, एक दूसरी किरणों को भेद देती हैं, तो वह जाल उसमें भरे हैं। ये अनजान नदी की नावें जादू कैसे पाल। ये अनजान नदी में जो दौड़ने वाली उड़ने वाली नावें हैं और जादू की बने हुए जो पाल हैं, उड़ाती आती मंथर चाल, वह हवा के वेग से उड़ती हुई जा रही हैं, मंथर गति से चलती हुई जा रही हैं। तो इस तरह से कवि ने इसमें बादलों के बनते हुए रंग रूप का वर्णन किया है कि बादल जब आसमान में शाम के समय छाए रहते हैं, उन सफ़ेद रंग में सूर्यास्त के समय की किरणें जब पड़ती हैं तो अनेक तरह की कवि कल्पना कर लेता है कि वह बादल की नावें हैं, हवा के कारण तेजी से नदी में, नीले रंग की नदी में दौड़ रही हैं। उसमें न तो कोई खेने वाला है और न ही डोरियां बंधी हुई हैं। देखिए, इसमें जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ लिख दिए गए हैं। जैसे अनजान आया है, अनजान माने अपरिचित, मंथर मंद गति से, मांझी नाविक, सांझी चित्रकारी। मैंने बताया कि एक प्रकार की चित्रकारी है जो उत्तर भारत में बनाई जाती है। कुछ जमीन से ऊंचाई में एक बोर्ड में बनाते हैं और कुछ जमीन में मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें अनेक रंगों से भर करके शाम के समय सुंदर रोशनी में उनको दिखाया जाता है। प्रवाल माने मूंगा या रत्न, जो मूंगा है लाल रत्न है। सिंदूर, सिंदूर यह भी लाल रंग का होता है। अब आगे हम इसमें काव्य सौंदर्य की ओर चलेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रयोगवादी नई कविता के कवि हैं, तो उसी तरह से इनके छंद में अतुकांत कविता है, लेकिन लयबद्ध कविता है। नंबर 1, इस कविता की भाषा खड़ी बोली है, गुण माधुर्य है, पढ़ने में चूंकि मधुरता है। अलंकार, अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग अलंकार, हमें अलंकार की छटा दिखाई पड़ती है। जैसे आया है शब्द जादू कैसे पाल, जादू की तरह पाल जो लगे होते हैं, तो जादू कैसे पाल, यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक न डोरी एक न मांझी, जहां कारण न हो लेकिन फिर भी कार्य होता हो तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। अतः इसमें एक न डोरी एक न मांझी, ना तो कोई डोरी है, जैसे डोरी को पकड़ करके नाव को कोई खींच रहा हो या फिर उसको कोई मांझी चला रहा हो, लेकिन यहाँ न तो डोरी बंधी है उसमें और न कोई चलाने वाला मांझी है, लेकिन फिर भी वह नाव दौड़ रही है, मंथर गति से चल रही है। अतः यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। पूरे छंद में देखेंगे तो सांग रूपक भी है। छंद जैसे कि आपने भी देखा कि तुकांत भी नहीं है, अतः यह मुक्त छंद है। जैसे प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में नई कविता का जब युग आया तो इसी तरह के छंद लिखे गए, मुक्त छंद। सांझी उत्तर भारत की कला के चित्र हैं जिन्हें शाम के समय प्रकाश में दिखाया जाता है। ये इस कविता में भाव और कला का सुंदर समन्वय भी हमें दिखाई पड़ता है। इस तरह से यह सांझ के बादल नामक कविता एक सुंदर कविता है जिसमें प्रकृति का आलम्बन के रूप में चित्रण किया गया है। एक बार पुनः कविता पाठ करेंगे, दोहराएंगे मेरे साथ। ये अनजान नदी की नावें जादू कैसे पाल, उड़ाती आती मंथर चाल, नीलम पर किरणों की सांझी, एक न डोरी एक न मांझी, फिर भी लाद निरंतर लाती सेंदूर और प्रवाल, कुछ समीप की कुछ सुदूर की, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, कुछ में गेरू कुछ में रेशम, कुछ में केवल जाल।
ये अनजान नदी की नावें जादू कैसे पाल, उड़ाती आती मंथर चाल। तो ये उस अज्ञात अनजान नदी में बनती हुई बादल की नावें हैं जो हवा से नीले रंग के आसमान पर बड़ी तेजी से मंथर गति के साथ चल रही हैं, जिसमें न डोरी है, न तो कोई माझी है, कोई चलाने वाला केवट भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह नावें दौड़ रही हैं। उसमें जब पड़ने वाली सूर्य की किरणें लाल रंग की दिखाई पड़ती हैं तो कवि कहता है कि फिर भी यह सेंदूर और प्रवाल अपनी नावों में भर करके ले आती हैं। उनमें से कुछ पास की नावें हैं तो कुछ बहुत दूर से आने वाली नावें हैं। जैसे बादल, कुछ बादल के टुकड़े देखते होंगे कि हवा के कारण बहुत दूर से आते हैं, अचानक चित्र बन जाते हैं। और कुछ बादल टुकड़े क्या होते हैं कि वहीं पर एक ही जगह में बनते बिगड़ते रहते हैं। तो जो बादल का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा बहुत दूर से उड़ करके आया और अचानक वह चित्र वहां पर उसने बना लिया, नाव का सा चित्र बना लिया, तो वह सुदूर की नाव हो गई। और जो वहीं का बादल है वहीं पर घूम घूम करके दूसरा कुछ चित्र बना रहा है, तो वह बनी हुई नावें वह समीप की हैं। कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। उनमें से कुछ नावें क्या हैं, देखने में चंदन की तरह हैं, कुछ नावें कपूर की तरह सफेद रंग की हैं, कुछ में गेरू, कुछ में रेशम। उन नावों में कुछ में गेरू भरा पड़ा है और कुछ में रेशम रखा हुआ है। सूर्य की किरणें, लाल लाल किरणें जब बीच में पड़ती हैं तो कभी उसी को कह रहा है कि वह सूर्य की किरणों से मिल करके गेरुए रंग की हो जाती हैं, जिसको उसने कहा कि उस नाव में गेरू है, कुछ में रेशम और कुछ में रेशमी वस्त्र भरा पड़ा है, कुछ में केवल जाल और कुछ में केवल जाल भरे पड़े हैं। एक जाल वह जो सूर्य की किरणों का जाल है और एक जाल वह जब शिकारी नाव में बैठ करके जाता है तो शिकार करने के लिए जाल लेकर के जाता है। तो इस तरह से कुछ में केवल जाल है। ये अनजान नदी की नावें जादू कैसे पाल। ये अनजान नदी की नावें हैं जिसमें जादू की तरह पाले हैं और उसमें कोई नाव खेने वाला, चलाने वाला कोई डोरी भी नहीं बंधी है, लेकिन फिर भी उड़ाती आती मंथर चाल, मंथर गति से, धीरे धीरे गति से वह नाव उड़ती हुई सी जा रही हैं। तो धर्मवीर भारती जी ने इस कविता में प्रकृति के आलम्बन के द्वारा, बादलों के सुंदर चित्रण के द्वारा यहाँ पर नाव की कल्पना की है कि नावें बन रही हैं और उस बादल में बन करके बिगड़ती भी हैं और इस तरह से उड़ती हुई आगे की गति की ओर जा रही हैं। आपने कविता पाठ भी दोहराया मेरे साथ, कविता समझ में लिया होगा। अब मैं आपको परीक्षा की ओर इसका संकेत कर रहा हूँ कि आप यदि परीक्षा में इस तरह की कविता आ जाती है तो उसके प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देंगे। इस समय बोर्ड परीक्षा में कोई कविता या कुछ पंक्तियाँ दी होती हैं और उसके नीचे 5 प्रश्न दिए होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पुस्तिका में लिखना होता है। जैसे, और यही आपका गृह कार्य भी है जिसको अपनी उस उत्तर पुस्तिका में आपको उस कविता के माध्यम से छांट करके लिखना है। नंबर 1, इस कविता का संदर्भ लिखें। संदर्भ में आप जानते हैं कि शीर्षक का नाम, कवि का नाम लिखा जाता है। सीधे सीधे भी लिख सकते हैं या फिर बना करके ले सकते हैं कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य भाग के अंतर्गत सांझ के बादल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। दूसरा प्रश्न है, नदी की नावें कौन उड़ा रहा है। जैसे कि आपने कविता भी पढ़ी कि नदी की नावें, अज्ञात नदी की नावें उड़ती हुई जा रही हैं। तो इन नदी की नावों को कौन उड़ा रहा है? कौन उड़ा रहा है? बादल की जो बनी हुई नावें हैं, कौन उड़ा रहा है? हवा के द्वारा। कुछ हवा के द्वारा, कुछ अपने आप, चूंकि वो
बादल जो होता है धुआं का समूह होता है, तो अपने आप अनेक प्रकार के वह चित्रों का निर्माण करता रहता है और फिर दूसरे रूप में बदल जाता है। तो यहाँ सीधा सीधा कर देंगे कि नदी की नावों को हवा उड़ा रही है। कविता में किसका चित्रण किया गया है? अभी आपने कविता पढ़ी, कविता में किसका चित्रण है? सायंकालीन बादल का चित्रण है और बादल के द्वारा बने हुए अनेक प्रकार के चित्रों का वर्णन है। जादू के से पाल में कौन सा अलंकार है? जादू के से पाल, अभी मैंने आपको बताया कि जादू के से पाल, से माने तरह, जादू की तरह पाल, तो यहां पर उपमा अलंकार है। जब उपमेय की तुलना या समानता उपमान से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, जिसके वाची शब्द होते हैं तरह, इव या से, तो यहाँ पर से शब्द आता है, तो जादू के से पाल उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, नीलम पर किरणों की सांझी की व्याख्या कीजिए। उस पद में से पहले परीक्षाएं होती थी तो पूरे पद की व्याख्या करनी होती थी। अब क्या होता है कि उस पद में से कोई एक पंक्ति दे दी जाती है और उस एक पंक्ति की ही हमको व्याख्या करनी है। तो अब सीबीएसई बोर्ड की तरह आपको हिंदी में अच्छे अंक मिलते हैं। प्रश्न को सही ढंग से पढ़िए और सही ढंग से पढ़ करके उसका सम्यक उत्तर ही दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और अपने मूल प्रश्न से, उसके उत्तर से भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे यहाँ क्या दिया गया, नीलम पर किरणों की सांझी, नीलम पर किरणों की सांझी, नीलम नील रत्न या नीलम नीले रंग का आसमान और नदी के पानी का रंग भी नीला। तो पहले हम मूल अर्थ को लेते हैं कि नीलम पर किरणों की सांझी, उस समय सायं के समय नीले रंग के आसमान पर बने हुए बादलों के द्वारा और सूर्य के किरणों के द्वारा वह सायंकालीन का चित्र, जिसको मैंने बताया कि सांझी, सांझी का मतलब एक प्रकार का बनाया हुआ चित्र जो रोशनी से जगमगा जाता है, अनेक प्रकार की किरणें उसमें दिखाई पड़ती हैं। उस समय चूंकि दीपक का प्रकाश होता था तो दीपक के प्रकाश के माध्यम से सायंकाल के समय ही दिखाया जाता था, इसलिए इसको सांझी कहा जाने लगा। उस अल्पना को, बनाई गई चित्रकारी को, जो मैंने बताया कि दो तरह की होती है, तो बोर्ड में बनाई जाती है और दूसरा मिट्टी की मूर्तियों से बनाई जाती है, जिसमें अनेक रंग, चमकीले रंग भरे जाते हैं और जब रोशनी उस पर डाली जाती है तो उस रोशनी से, उस प्रकाश से उसमें तरह तरह के चित्र बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो यह है नीलम पर किरणों की सांझी की व्याख्या कीजिए, अर्थात नीले रंग के आसमान पर और सायंकालीन समय पर सूर्य की किरणों से और बादलों से अनेक प्रकार के बने हुए जो चित्र हैं, जिसको देख करके कवि कहता है कि यह नावें, अनेक रंग बिरंगी नावें, बिना किसी के, न तो उसमें डोरी है न तो चलाने वाला मांझी है, लेकिन फिर भी यह नावें मंथर गति से उड़ती हुई सी आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो आपको इन प्रश्नों का अभ्यास घर में करना है। पद पढ़िए, पद का पहले पूरे पद का आपको अर्थ दोहराना है और पूरे पद के अर्थ के बाद इन प्रश्नों का उत्तर आप सही प्रकार से लिखिए। प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उस प्रश्न का उत्तर उसी प्रकार से ठीक से लिखिए, न तो आपको कम लिखना है और न ही बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखना है। बोर्ड की परीक्षाओं में प्रायः देखा जाता है कि लड़के क्या करते हैं, व्याख्या जैसे आ गई, एक लाइन की व्याख्या आ गई, लेकिन वो पूरे पद की व्याख्या कर देते हैं और एक पेज में व्याख्या कर देते हैं। तो विद्यार्थियों का समय अनावश्यक बर्बाद होता है, उत्तर पुस्तिका में लिखने में लगे रहते हैं, उत्तर पुस्तिका भी बर्बाद होती है और उसमें अंक भी उनको अपेक्षित अंक नहीं मिलते हैं। इसलिए उनको प्रश्न को ध्यान में रख करके ही लिखना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और उसका सही उत्तर हमें क्या लिखना है, ठीक उत्तर हमें क्या लिखना है। तो जहाँ जो पूछा जाए वह ही लिखें। जिस प्रकार से आप करते हैं कि पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देते हैं
तो बोर्ड परीक्षा में यह 10 नंबर का प्रश्न आता है। 5 प्रश्न दिए होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, और आपने पांचों प्रश्न सही प्रकार से किया तो उसके 10 अंक हमको सरलता से, सहजता से मिल जाते हैं, वह अंक कटते नहीं हैं। यदि हमने प्रश्न का उत्तर सही प्रकार से न लिखा तो फिर उसमें हमें उत्तर अंक भी ठीक प्रकार से नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको फिर पुनः दोहरा लीजिए कि कभी जो है शाम के समय बनने वाले बादलों से अनेक प्रकार के आकारों को देख करके उसमें नाव की कल्पना करता है कि अनजान नदी है जिसमें अनेक तरह की नावें जादू के से पाल बनते हैं और वह हवा के कारण उड़ती हुई मंथरगत से जा रही हैं। नीलम पर किरणों की सांझी और नीले रंग के आसमान पर वह सायंकालीन किरणों के कारण सांझी की तरह बनी हुई अल्पना की तरह अनेक तरह के चित्र दिखाई पड़ते हैं। ना तो उसमें डोरी है, ना उसमें माझी है, लेकिन फिर भी वह लाल रंग की अनेक वस्तुओं को, जैसे प्रवाल है, मूंगा है और सेंदूर, अनेक तरह की वस्तुओं को उसमें लाद करके रख करके ले आती हैं। कुछ बहुत पास की हैं तो कुछ बहुत दूर की हैं, कुछ कपूर की तरह दिखाई पड़ती हैं तो कुछ चंदन की तरह दिखाई पड़ती हैं, कुछ में गेरू भरा पड़ा है, कुछ में रेशम भरा है तो कुछ में केवल जाल ही दिखाई पड़ता है। ये अनजान नदी की नावें जादू के से पाल उड़ाती आती मंथर चाल। तो आपने कविता का अर्थ देखा, उसको दोहराया भी, काव्य पाठ भी किया, काव्य सौंदर्य भी देख लिया और गृह कार्य भी देख लिया। गृह कार्य के इन प्रश्नों को अपनी पुस्तिका में उतार लेना है और उन प्रश्नों का उत्तर सम्यक प्रकार से अपनी पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।